नमस्कार दोस्तों, आज एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ फिजिक्स के 10वीं कक्षा के 5वें वीडियो लेक्चर के साथ। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें गोलीय दर्पण में से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बिल्कुल आसानी पूर्वक अध्ययन करेंगे, बिल्कुल सरलता से जानेंगे। तो आइए, गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए आपको 4 बातें ध्यान में रखना है। उन्हीं 4 बातों में से किन्हीं 2 बातों को अप्लाई करके हम गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को समझेंगे। आइए लिखते हैं उन सारे पॉइंट्स को। तो हमने लिखा, गोलीय दर्पण अर्थात अवतल तथा उत्तल में प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए निम्न 4 बातों को ध्यान में रखें। पहला बात है कि यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़े तो वह फोकस से होकर परावर्तित होती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। यदि प्रधान अक्ष के समांतर हुआ तो फोकस से होकर परावर्तित होगी। दूसरी बात, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर पड़े तो वह प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया कि फोकस से होकर दर्पण पर पड़े तो वह प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। और तीसरी बात आपने लिखा कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता त्रिज्या से होकर दर्पण पर पड़े तो वह पुनः वक्रता त्रिज्या से होकर परावर्तित हो जाती है, जैसे कि आपने तीसरे इस डायग्राम में आपने देखा कि वक्रता त्रिज्या से होकर परावर्तित हुए आपतित हुआ तो वक्रता त्रिज्या से होकर ही वह परावर्तित हो जाएगी। और चौथी बात, दर्पण के ध्रुव पर पड़े तो वह समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। यदि प्रकाश की किरण दर्पण के इस ध्रुव पर पड़े तो वह समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। इन 4 बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो उसके बाद आप इनमें से किन्हीं 2 बातों को अप्लाई करके आप दर्पण से संबंधित चीज़ों को जान सकते हो और उसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कितना बड़ा बनेंगे, सभी बातों को आप जान सकते हो। इसे आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर ही क्यों लौटेगी, वह वक्रता केंद्र से होकर क्यों नहीं लौटेगी, यह सवाल हो सकती है। या कहीं और से होकर क्यों नहीं लौटेगी। वक्रता केंद्र से होकर अगर प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह वक्रता केंद्र से होकर ही क्यों जाएगी, वह फोकस से होकर क्यों नहीं जाएगी। और भी तमाम प्रकार की इन 4 बातों में लॉजिक है। इसको भी हमें याद नहीं रखना, उन 4 बातों को जबरदस्ती याद रखना का ऐसा होता है नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है। आइए मैं कुछ डायग्राम बनाकर आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि यह कोई गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा है, गोला का एक टुकड़ा है, उसको हमने एक दर्पण का रूप दिया जिसके हम बाहरी सतह को रस्थित किए। और जिस दर्पण का बाहरी सतह को रस्थित किया जाता है उस गोलीय दर्पण को, उस कर्वेचर मिरर को अवतल दर्पण कहा जाता है, कॉनकेव मिरर। यह आपने पिछले वीडियो लेक्चर में जाना है। इस पर एक प्रधान अक्ष है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इनमें 3 बातों को आपको हमेशा याद रखना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 3 बातें हमेशा याद रखने हैं। पहली बात है कि यह दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसको ध्रुव कहा जाता है, P। यह आपको याद रखना है, यहाँ P है। यह जो एक दर्पण, यह जो गोले का एक टुकड़ा है, यह कुछ इस प्रकार गोला होगा जिसके एक टुकड़े को हमने एक दर्पण का रूप दिया है। तो इसका जो, इस गोले का जो एक मिडिल सेंटर होगा इसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र क्योंकि यह वक्र है और यह वक्र का एक केंद्र है, इसलिए इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र। तो यह जो दर्पण है यह वक्र दर्पण भी है, इसको कहते हैं कर्वेचर मिरर। तो यह सेंटर हो गया और सेंटर पोल के जस्ट बीच के जो बिंदु होंगे उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। ये 3 बातें आपको याद रखने, तीनों पॉइंट की स्थिति आपको याद रखें, आप याद रखेंगे तो आप किसी भी इमेज को अच्छी तरह से बना सकते हैं। आइए इन बातों में से हम, जो आपको मैंने कहा था कि वो 4 बातों के पीछे कोई लॉजिक है, उन लॉजिक को हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये है हमारा समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इसे आप नॉर्मल मिरर भी कह सकते हो। यहाँ पर एक अभिलंब होता है, ये आपने जाना था। इससे रिलेटेड आपने बातें जानी थे कि जितने डिग्री एंगल पर कोई किरण इसमें आपतित होगा,
इंसिडेंट होगा उतने ही डिग्री एंगल पर वह किरण रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। यह आपने प्लेन मिरर में ही जाना था। और एक बात इसके रिलेटेड मैंने बताया था कि यह प्लेन मिरर है और अभिलंब है। अगर बिल्कुल कोई एंगल नहीं बनाए, बिल्कुल भी एंगल नहीं बना रहा है, अर्थात 0 डिग्री एंगल पर आ रहा है, जैसे यह अभिलंब है, तो जितने डिग्री पर वह आया उतने डिग्री पर रिटर्न हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर इसका ये नॉर्मल है पॉइंट, इस नॉर्मल पॉइंट पर यह बिल्कुल 0 डिग्री बना के आया तो 0 डिग्री बना के वापस हो जाएगा। ये नॉर्मल पॉइंट है, इस नॉर्मल पॉइंट पर यह थीटा डिग्री बना के आया, थीटा मीन्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जितना भी हो, जितने डिग्री एंगल का बना के आया उतना ही डिग्री का एंगल बना के वापस लौट जाएगा। इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा इसमें क्या होता है। जैसे कि इससे अगर कोई प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह फोकस से होकर क्यों लौट जाता है ना, वह सेंटर से होकर क्यों नहीं लौटता है, या सेंटर और फोकस से बीच के से होकर क्यों नहीं लौट जाता है। इन बातों को हम अभी देखते हैं। इसके लिए हम एक किरण की रचना करते हैं। इसके लिए हम एक किरण बनाते हैं। जैसे मान लिया कि यह किरण दर्पण पर कुछ इस प्रकार आती है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये वाला पॉइंट अप्लाई हो रहा है, ये वाला पॉइंट कि दर्पण पर यह आया 0 डिग्री एंगल पर तो 0 डिग्री के एंगल पर ही लौट जाएगा, जबकि यह बिल्कुल गलत है। यह बात तभी लागू होगा जब कोई प्लेन मिरर होगा और उस पर कोई नॉर्मल पॉइंट हो। यहाँ पर तो ये नॉर्मल है नहीं, ये तो कर्वेचर है, ये तो कर्व है। जब यह वक्र है तो यहाँ पर ये बातें सेटिंग नहीं होगी, ये बातें अप्लाई नहीं होगी। तो अप्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले इस बिंदु को नॉर्मल करना होगा, और ये बिंदु तभी नॉर्मल होगा जब हम सेंटर से यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे। जैसा कि अभी हमने सेंटर से इस बिंदु पर लाइन खींच लिया। अब यह बिंदु, ये जो बिंदु है यह हो गया नॉर्मल, नॉर्मल अर्थात प्लेन मिरर के तरह। अब इसमें आप चेक करो यहाँ पर किस तरह के बात अप्लाई हो रहे हैं, ये 0 डिग्री एंगल वाला या थीटा डिग्री एंगल वाला। यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल वाला हो रहा है। यह अगर प्लेन है तो यह एक अभिलंब के तरह है सेंटर से इस प्लेन पर। आप देख लो यह अभिलंब के तरह है, अर्थात यह अगर थीटा डिग्री के एंगल से इंसिडेंट हुआ तो यह थीटा डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। और रिफ्लेक्टेड होने के बाद यह किधर से गुजरेगा, दिमाग लगाओ, यह फोकस से होकर गुजरेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यदि कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर आए तो वह फोकस से होकर रिफ्लेक्टेड हो जाता है, कुछ इस तरह। आप देख सकते हो यह जितना डिग्री के एंगल से इंसिडेंट हुआ उतने ही डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्टेड हो गया, अर्थात प्रधान अक्ष से आया तो टकराकर फोकस से होकर वापस चला जाएगा। चारों बातों में इसी तरह का बात अप्लाई होता है। मैं दूसरी बात भी समझाना चाहता हूं। जैसे कि इस बार हमने ब्लैक स्याही से इस बार हम कल्पना कर रहे हैं कि कोई भी किरण फोकस से होकर दर्पण पर आती है। अब फोकस से होकर दर्पण पर आए तो यह टकराकर किधर जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी सेम वही कंडीशन हो रहा है कि सबसे पहले इस पॉइंट को हमें नॉर्मल करना है, और यह नॉर्मल तभी होगा जब हम इसको सेंटर से मिलाएंगे। तो आइए हम सेंटर से पहले मिलाते हैं। तो जैसे ही हमने सेंटर से इस बिंदु पर मिलाया तो यह हमारा नॉर्मल हो गया, और जैसे ही नॉर्मल हुआ तो इस पॉइंट पर अब हम देख सकते हैं कि यह थीटा डिग्री के एंगल बना के आया, तो यह रिफ्लेक्टेड भी थीटा डिग्री के एंगल से ही हो जाएगा। अब आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हो, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आए तो टकराकर वह प्रधान अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। आपने लॉजिक देखा। यही लॉजिक वक्रता केंद्र और पोल के लिए भी अप्लाई होता है। आइए उसको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि यह अवतल दर्पण है और यहाँ इसका पोल है, ये फोकस, ये सेंटर। अब तीसरी बातों को हम जानते हैं कि यह सेंटर से होकर आया तो पुनः सेंटर से होकर ही क्यों लौट जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, आप देख सकते हो। अगर यह सेंटर से आया तो इसको रिफ्लेक्टेड होने के लिए यहाँ पर इसको हमें नॉर्मल करना होगा,
और नॉर्मल यह पहले से ही है, क्योंकि सेंटर नॉर्मल करने के लिए हमको सेंटर से ही उस बिंदु को हमको लाइन खींचना पड़ता है। तो सेंटर से ही आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो लाइन किया हुआ है, तो यह पहले से ही नॉर्मल है। अगर यह पहले से ही नॉर्मल है तो अब यह बात यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पर यह 0 डिग्री के एंगल बनाकर कोई किरण आ रही है, तो जब 0 डिग्री के एंगल बनाकर आए तो रिफ्लेक्टेड भी वह 0 डिग्री के ही एंगल से हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा यदि कोई प्रकाश की किरण सेंटर से होकर दर्पण पर आए तो वह सेंटर से ही होकर परावर्तित हो जाएगी। ओके, अब हम चौथी बातों को जानते हैं कि वह पोल पर आता है तो क्या होता है। तो जैसा कि हम इस पोल पर एक ब्लैक स्याही से एक किरण को गुजारे और यहाँ पर यह थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके रिफ्लेक्टेड होने के लिए हमको सबसे पहले नॉर्मल करना होगा, और नॉर्मल करने के लिए उस बिंदु से हम सेंटर से उसको मिलाते हैं। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। तो जब यह ऑटोमेटिकली मिला हुआ है अर्थात यह बिंदु पहले से ही नॉर्मल है। अगर यह पहले से ही नॉर्मल है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह अभिलंब से या थीटा डिग्री के एंगल बना के कोई किरण आई तो सेम उसी प्रकार से थीटा डिग्री एंगल से वह रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो जैसे आपने बात में लिखा था कि यदि दर्पण के पोल पर कोई प्रकाश की किरण आए तो जितना डिग्री के एंगल बनाकर वह आए उतने ही डिग्री के एंगल से वह रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो कैसे? कुछ इस प्रकार से। तो आपने देखा कि पोल पर आया तो वह रिफ्लेक्टेड होकर सेम समान कोण बनाकर वह रिफ्लेक्टेड हो गया। अब इन्हीं चारों बातों में से हम किन्हीं दो बातों को अप्लाई करके अवतल अथवा उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान लगा सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना किसी भी दर्पण से अगर उसका प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो उससे संबंधित 4 बातें क्या क्या हैं, जिन 4 बातों में से हम किन्हीं 2 बातों को अप्लाई करके उस वस्तु का प्रतिबिंब हम ज्ञात कर सकते हैं। न केवल प्रतिबिंब बल्कि उसकी स्थिति, वह कितना बड़ा है और वह कहाँ बनेगा, इन सारी बातों को आप जान सकते हैं। अगले दिन हम लोग अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, उत्तल का कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये सब के सब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और वो तभी आप समझ पाएंगे जब इस वीडियो लेक्चर को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इसे बार बार देखें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के आप ऑल कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इतना ही नहीं, आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो लेक्चर से कोई भी किसी भी प्रकार का समझने में अगर तकलीफ़ हो, आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे बातों को शेयर कर सकते हैं, या अपने हर एक प्रकार के विचारों को आप मुझ तक कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।